देसी मटर विदेशी आलू। शांति के घर का नाम तो शांति निवास था, लेकिन वहाँ कलेश और शोर शराबे के सिवाय और कुछ नहीं रहता था। शांति को अपनी सास होने का पूरा घमंड था, वहीं उसकी बड़ी बहू श्वेता भी कम नहीं थी। एक दोपहर शांति हॉल में बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां ले रही होती है, तभी श्वेता वहाँ आती है और अपनी सास को यूँ खाली बैठे देखकर चिढ़ जाती है। माँ जी हद है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप अभी तक हॉल में बैठकर चाय पर चाय पिए जा रही हैं। कभी रसोई की तरफ भी देख लिया कीजिए। अरे चाय पी रही हूँ तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तू भी पी ले। और ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का, शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या? माफ करना माँ जी, लेकिन अब मैं इस बड़े घर का सारा काम अकेले नहीं कर सकती, सारा दिन घिसती रहती हूँ। या तो आप इस घर में हाथ बटाने के लिए कोई नौकरानी रखो या फिर मयंक देवर जी की शादी करवा दो। कम से कम घर में एक और बहू आएगी तो मेरा बोझ कम होगा। नौकरानी की बात सुनकर शांति का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि उसे फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। लेकिन जब वो छोटे बेटे मयंक की शादी की बात सुनती है तो वो थोड़ा ठंडी होती है और सोचने लगती है। बात तो तू ठीक कह रही है बहू, नौकरानी तो मैं रखने से रही, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी किसी को। लेकिन हाँ, मयंक की शादी का सही समय आ गया है। आखिर मेरा बेटा विदेश से पढ़कर आया है और आते ही उसने अपने भाई का बिजनेस भी संभाल लिया है। आज रात जब सब खाने पर बैठेंगे तब मैं उससे बात करूंगी। चलो शुक्र है आपने मेरे लिए ना सही पर अपने लाडले बेटे के लिए तो सोचा। वैसे माँ जी, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बुआ के दूर के रिश्ते में है। लड़की बहुत सुंदर है, एकदम छरहरी काया की और घर के काम में नंबर 1। अगर आप कहें तो मैं फोटो मंगवाऊं? देख बहू, लड़की तो खानदानी होनी चाहिए। एक बार मयंक और घर के बाकी मर्दों को आने दे, मिलकर बात करेंगे। माँ जी फोटो देखने में क्या बुराई है, मैं 1000% गारंटी लेती हूँ कि लड़की देखते ही आप कहेंगी कि ये मयंक के लिए ही बनी है। श्वेता तुरंत अपनी बुआ को फोन लगाती है और लड़की की फोटो मंगवा लेती है। शांति फोटो देखती है तो उसे लड़की वाकई बहुत पसंद आती है। अब दोनों मिलकर रात का इंतजार करने लगते हैं। रात को जब शांति का बड़ा बेटा रवि, उसके पति और मयंक घर आते हैं तो सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। मयंक बेटा, तू अब सेटल हो गया है, ऑफिस भी अच्छे से संभाल रहा है, तो मैं और तेरी भाभी सोच रहे थे कि अब तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। देख, हमने तेरे लिए लड़की भी देख ली है, बहुत सुंदर है। माँ ये आप क्या कह रही हैं? मयंक अभी थका आ रहा है और अब शादी का मुद्दा लेकर बैठ गई। पहले उससे पूछ तो लो कि उसका मन है भी या नहीं। जी अब देवर जी 28 साल के हो गए, अब नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? आपकी भी तो 25 में हो गई थी। देवर जी लड़की बहुत मॉडर्न है पर संस्कारों वाली भी है, आपके साथ जोड़ी एकदम फिट बैठेगी। मयंक चुपचाप खाना खा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की की बात सुनता है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बस कीजिए आप लोग, आप सबको किसने हक दिया मेरे लिए लड़की देखने का? क्या मैं कोई बच्चा हूँ? और भाभी, मुझे आपकी बुआ के किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ की किसी लड़की से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने विदेश में पहले ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। मयंक की बात सुनकर मानो पूरे घर में बम फूट गया था। शांति के हाथ से निवाला गिर जाता है और रवि और उसके पिता हक्के बक्के रह जाते हैं। शांति जो मयंक को अपना सबसे आज्ञाकारी बेटा मानती थी, उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। तभी श्वेता को अपनी सास को ताना मारने का मौका मिल जाता है। अरे वाह देवर जी, आपने तो कमाल कर दिया। हम यहाँ आपके लिए देसी मटर ढूंढ रहे थे और आपको तो विदेशी आलू पसंद आ गया। क्यों माँ जी, देख लिया अपने लाडले का कारनामा, जिसका घमंड आप पूरी दुनिया में करती थी, आज उसी ने आपकी इज्जत का कचरा कर दिया। मयंक, क्या ये सच है? तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। माँ, मुझे पता था आप लोग नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। वो अगले हफ्ते इंडिया आ रही है, उम्मीद है आप उसे अपना लेंगे। शांति का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो बिना एक शब्द बोले और बिना खाए ही अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी मयंक, ये तूने क्या किया? अरे एक बार हम लोगों को बताता तो सही कि तू किसी से प्यार करता है, हम खुद तेरी शादी उससे करवाते। लेकिन तूने ये सब करके सही नहीं किया। बस भैया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है। और हाँ भाभी, आप माँ के कान में ये डाल देना कि अगले हफ्ते जनिका अपने ससुराल यानी इस घर में आ रही है। इतना बोलकर मयंक अभी वहाँ से उठकर चला जाता है और टेबल पर अब सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ 1 हफ्ता बीत जाता है और अगले 1 हफ्ते बाद जेनिका अपने ससुराल आती है। उसे देखते ही शांति हक्की बक्की रह जाती है। माँ, ये आपकी छोटी बहू जेनिका। जेनिका, ये मेरी माँ है, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते सासू माँ, आप बहुत सुंदर लगती हो। जेनिका आगे बढ़कर शांति के पैर छूने की बजाय उन्हें जोर से गले लगा लेती है। शांति एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पीछे खड़ी श्वेता अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही होती है। अजी देख रहे हो सासू माँ का चेहरा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। अब आएगा असली मजा। चुप रहो श्वेता, घर का माहौल अभी बहुत गंभीर है, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। रवि की फटकार सुनकर श्वेता तो चुप हो जाती है, लेकिन घर के अंदर आते ही जेनिका पूरे घर को बड़ी हैरानी से देख रही होती है। मयंक, ये क्या तरीका है? इसे बता कि सोफे पर जूते नहीं रखते, और इसके कपड़े क्या हमारे घर की बहुएं अब ऐसे ही घूमेंगी?
माँ वो विदेश में पली बड़ी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप बस थोड़ा समय दीजिए। मयंक की बात सुनकर शांति कुछ नहीं बोलती और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के खाने का समय होता है। श्वेता ने जानबूझकर तीखा खाना बनाया होता है। जैसे ही जेनिका पहली बाइट लेती है उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। ओह माय गॉड, सो स्पाइसी। मयंक पानी, मेरा गला जल रहा है। अरे देवरानी जी, ये तो हमारा देसी मसाला है, अभी तो आपको बहुत कुछ चखना बाकी है। माँ जी देख लीजिए, आपकी विदेशी बहू को तो हमारा खाना भी हजम नहीं हो रहा। श्वेता तू चुप कर और मयंक तू इसे अंदर ले जा। ये घर है या चिड़ियाघर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मयंक कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे अपनी माँ का गुस्सा जायज लगता है और वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब शाम को जेनिका रसोई में जाती है और शांति से कहती है कि मॉम, मैं आज सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा डिश बनाना चाहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम घर के काम तो सीख लेगी। विदेशी आलू, मेरा मतलब है विदेशी बहू। ठीक है बहू, बना ले, लेकिन हाँ ध्यान से, कुछ खराब नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर शांति रसोई से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिका बाहर आती है और सबके आगे एक बड़ी सी प्लेट में उबले हुए आलू और कुछ अजीब सी सब्जियां रख देती है। सासू माँ, ये मेरा स्पेशल बॉइल्ड पोटैटो सैलेड है। इंडिया का खाना बहुत ऑयली है, आप ये खाइए, हेल्दी रहिए। लो माँ जी, मैंने कहा था ना आपको विदेशी आलू ही नसीब होगा। अब खाइए ये उबले हुए आलू और मजे लीजिए अपनी विदेशी बहू के हाथ के खाने के। मयंक, आज से इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे। मैं और तेरे पापा ये उबला हुआ खाना नहीं खा सकते। तूने अपनी पसंद तो चुन ली, पर हमारी पसंद का गला घोंट दिया। शांति वहाँ से उठकर चली जाती है। जेनिका मासूमियत से मयंक की तरफ देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। मयंक बेचारा दोनों के बीच फंस जाता है और थोड़ी देर बाद जब मयंक अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाता है तो वो उसे सारी बात समझाता है और इस तरह शांति की विदेशी बहू अपने ससुराल में एडजस्ट करने की ठान लेती है। अब अगले दिन वो YouTube से देखकर बहुत सारा खाना बनाती है और जब सभी लोग खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। शांति को भी काफी अच्छा लगता है और अब वो सबके सामने तो नहीं, पर उसे मन ही मन अपना लेती है। तो क्या खाओगी? कुछ भी मंगा लो, पर जल्दी, बहुत भूख लगी है। वो पनीर के पराठे बोल दूं? क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है? हाँ, हम तो यही खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्या खाओगी फिर? मैं अपने लिए मेन्यू में देखकर खुद ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। फिर वैशाली ने वेटर को आवाज लगाई और अपने लिए एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जबकि अमृत ने वेटर से 2 पनीर के पराठे का ऑर्डर किया। फिर वेटर के जाने के बाद तुमने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो तुम्हारे ये तेल से भरे पराठों से तो अच्छा ही है ना। और वो तुम क्या पीते हो? हाँ, छाछ। छी, कितना गंदा सा टेस्ट होता है उसका। तुम भी ना, तुम शहर वाले लोगों को कभी मक्खन, घी और छाछ की ताकत समझ में नहीं आएगी। ओ हेलो मिस्टर अमृत, मुझे नहीं चाहिए ये ताकत वाकत। अरे मुझे लड़ना थोड़ी है किसी से। ठीक है बाबा, तुम्हें जो अटर पटर खाना है खाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अमृत और वैशाली के बीच ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। वो अमृत के लिए पनीर के पराठे और छाछ लेकर आया, तो वहीं वैशाली के लिए पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा देखकर वैशाली बच्चों की तरह खुश हो गई। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। असल में ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। अमृत जहाँ सीधा साधा देसी लड़का था, तो वहीं वैशाली उतनी ही शैतान और चंचल। वैसे तो उन दोनों में कोई भी बात एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन, यार बहुत प्यास लगी है, देखो ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है क्या? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिख रही है, पर वो देखो वहाँ जलजीरा मिल रहा है, चलो पिलाता हूँ तुम्हें। क्या कहा? जल क्या? अरे जलजीरा। ये क्या होता है? एक गिलास पीकर देखो, मजा आ जाएगा। नहीं, पूरा ग्लास नहीं, मैं बस एक सिप लूंगी। फिर अमृत ने ठंडे जलजीरा का गिलास खरीदकर वैशाली की तरफ बढ़ा दिया। वैशाली ने जैसे ही जलजीरा का एक सिप लिया तो मुंह बनाते हुए बोली, छी, कितना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। अरे टेस्ट ही नहीं, स्ट्रॉन्ग चीज भी है ये, सारी गर्मी दूर भगा देगा ये। गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे ये दोबारा पिलाया ना तो मैं तुमसे जरूर दूर भाग जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, कल तैयार है ना, तुम्हें पापा मम्मी से मिलवाना है। सच में? वैशाली और अमृत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और आखिरकार अमृत वैशाली को अपने माँ बाप से मिलवाने वाला था। अगले दिन अमृत ने अपने पिता किशन और माँ मंगला से वैशाली को मिलवाया। किशन और मंगला को वैशाली बहुत पसंद आई और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वैशाली, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाएंगे, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना आता है ना? अरे आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मुझे सब बनाना आता है। लो
ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं वैशाली को कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म शुरू हुई। रसोई में वैशाली ने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और खाना बनाने में लग गई। और फिर कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ वैशाली, कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, बस 10 मिनट और सब कुछ हो ही गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने की मेज पर अमृत और उसके पिता किशन और उसकी माँ मंगला बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगे। तभी वैशाली ने एक एक कर बर्तन लाने शुरू किए। सभी बर्तन ढके हुए थे। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है बहू? अभी पता चल जाएगा पापा जी। पहले बर्तन में बड़ा सा पिज्जा था, दूसरे में मंचूरियन और तीसरे बर्तन में नूडल्स और सूप बनाया हुआ था। साथ में कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी बोतल भी रखी थी। लीजिए पापा जी, शुरू कीजिए। वाह जी वाह, स्नैक्स में तो बहुत कुछ है, पर खाना कहाँ है बहू? पापा जी यही खाना है, आप शुरू करिए। कम पड़ेगा तो मैं और ले आऊंगी, किचन में और रखा है। हैं? ये खाना है? हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग शुरू करो, मैं बस 5 मिनट में आई, कुछ काम याद आ गया। सभी लोगों ने खाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ वैशाली झटपट पिज्जा और मंचूरियन खाए जा रही थी, तो वहीं किशन और उसका बेटा अमृत बड़ी मुश्किल से वो चीजें निकल पा रहे थे। तभी थोड़ी देर में मंगला आ गई, जिसके हाथ में 2 प्लेटें थीं और उनमें दाल चावल थे। दाल चावल देखते ही किशन और अमृत के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। मंगला ने भी थोड़ा सा पिज्जा खाया और फिर उसने भी दाल चावल ही खाए। फिर शाम को, यार ये क्या बात हुई, मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था पर किसी ने खाया ही नहीं। अरे तुम दुखी मत हो, एक्चुअली तुम जिसे खाना कहती हो उसे हमारे घर में स्नैक्स समझा जाता है। तो फिर खाना क्या है तुम्हारे यहाँ? खाने का मतलब दाल चावल, सब्जी, अचार, रोटी, खिचड़ी, पूरी, कचौड़ी, दही, घी, मक्खन, ये है हमारे यहाँ का खाना। माय गॉड, ये सब खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। उस दिन के बाद से मंगला पहले की तरह ही सबके लिए दाल चावल और रोटी बनाती और वैशाली अपने लिए कभी चाइनीज तो कभी डोनट्स। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अमृत और वैशाली ऑफिस से घर लौटे तो दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और साथ में वैशाली का भी। हाँ मम्मी जी, प्रमोशन भी हुआ और सैलरी भी बढ़ गई। इसी बात पर कुछ मीठा तो बनता है। हाँ भाई, क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मीठा तो बनता है। ठीक है, फिर आप सब लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। वैशाली झट से बाजार चली गई और फिर वहाँ से लौट कर, लीजिए पापा जी, सबके लिए मीठा। क्या लाई हो वैशाली? सबके लिए चोको लावा केक। केक? केक खाने का मन था क्या तुम्हारा बहू? अरे पापा जी, वैसा केक नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सबने चोको लावा केक खाया और फिर थोड़ी देर बाद मंगला सबके लिए हलवा बनाकर लाई, जो सबने चाव से खाया सिवाय वैशाली के। ये बात वैशाली को फिर से बुरी लग गई। इसी तरह वक्त बीतता गया। वैशाली जहाँ खाने में जंक फूड ही खाती तो उसका पति और सास ससुर घर का बना खाना। फिर एक दिन आधी रात को, अमृत यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है? पता नहीं, अचानक बहुत तेज दर्द उठा है। रात में शोर सुनकर मंगला और किशन भी जाग गए और वो सभी वैशाली को लेकर अस्पताल पहुँचे। क्या हुआ इन्हें? सर पता नहीं, कह रही है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए नहीं, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। इंजेक्शन की वजह से वैशाली को थोड़ा आराम मिला और वो सो गई। उधर डॉक्टर ने अमृत को अपने पास बुलाया। देखिए, मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ये मामूली दर्द नहीं लग रहा है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अगले ही दिन वैशाली के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गईं और फिर जैसा मुझे डाउट था वही हुआ। इनके लिवर में इन्फेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा। कुछ बाहर का खाती हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पिज्जा, बर्गर, तला भुना, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक पर ही तो जिंदा है ये तो बहुत गड़बड़ है। सीधा दाल चावल और खिचड़ी पर आ जाओ वैशाली, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। सर पर मैं ये सब खाकर जिंदा कैसे रहूंगी? ये सब खाकर ही जिंदा बच पाओगी, समझी? डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले गए। उस दिन पहली बार मंगला ने वैशाली पर गुस्सा किया। अब तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, समझी? बस अब आगे कोई जिद नहीं। सही काम, आज से इसका पिज्जा विज्जा सब बंद। उस दिन के बाद से मंगला वैशाली को दाल चावल और खिचड़ी खिलाने लगी। शुरुआत में वैशाली घर के सीधे साधे खाने को देखकर मुंह बनाती, पर धीरे धीरे वैशाली को देसी खाना अच्छा लगने लगा और फिर तो वो खुद ही सबके लिए दाल चावल और रोटी सब्जी बनाने लगी। और इस तरह कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई।